हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों, इस वीडियो में हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के क्लास सेकंड में देखेंगे। इसमें हम हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू का क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम आपको एग्जॉटिक क्वेश्चन बताएंगे जो सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड हो सकें। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। अब हम देखेंगे कि घनत्व क्या होता है, घनत्व किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितनी संहति यानी कि जितनी मास होती है उसे उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितनी मास होगी उसे उस पदार्थ का घनत्व कहेंगे और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो घनत्व है उसको हम रो से प्रदर्शित करेंगे। तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, हमारा घनत्व बराबर आ जाएगा संहति बटे मास। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि रो इक्वल टू कैपिटल एम अपान कैपिटल बी। यहाँ पर जो ये रो है वह क्या है, घनत्व है, और संहति जो मास है वह कैपिटल एम से है और आयतन को हमने कैपिटल बी से नोट किया। तो इसलिए रो इक्वल टू हो गया हमारा कैपिटल एम अपान कैपिटल बी। और घनत्व का हम जो एमकेएस पद्धति में जो इकाई होंगी वो देखेंगे कि क्या होता है। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया कि संहति जो है उसको हम कैपिटल एम से नोट करेंगे और इसकी जो इकाई होती है वह किलोग्राम मास होती है, यानी कि किलोग्राम संहति। तथा जो इसका आयतन है, इसका आयतन क्या है, कैपिटल बी है, और इसकी जो इकाई होती है वह क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। तो घनत्व बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि रो बराबर आ जाएगा हमारा किलोग्राम मास बटे मीटर क्यूब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घनत्व की इकाई बराबर क्या आ गया, किलोग्राम मास बटे मीटर क्यूब, या इसको हम न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपान एम की पावर 4 भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आपेक्षिक भार क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपेक्षिक भार किसे कहेंगे, तो किसी पदार्थ का जो आपेक्षिक भार है वह उस पदार्थ के इकाई आयतन के भार होती है। यानी कि कोई जो पदार्थ है उस पदार्थ का जो आपेक्षिक भार होगा वह उस पदार्थ के इकाई आयतन का भार होता है, और इसको हम पदार्थ का भार घनत्व भी कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पदार्थ के भार घनत्व के भी नाम से जानते हैं, और इसको हम स्मॉल w से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर स्मॉल w बराबर कैपिटल W अपान कैपिटल बी। तो यहाँ पर जो कैपिटल W है वह क्या है, आयतन का भार है, और जो यहाँ पर कैपिटल बी है वह क्या है, आयतन है, यानी कि तरल का आयतन है, और जो कैपिटल W है वह क्या हो जाएगा, वह आयतन का भार हो जाएगा। तो इसलिए स्मॉल w बराबर कैपिटल W अपान कैपिटल बी, यानी कि जो स्मॉल w है वह है अपेक्षिक भार। तो अपेक्षिक भार बराबर हो जाएगा हमारा आयतन का भार बटे किसी तरल का आयतन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे कि जो हमारा अपेक्षिक भार है उसका इकाई एमकेएस में क्या होगा। तो हमने जो भार है कैपिटल W उसकी इकाई हमने मान देखी है कि किलोग्राम बल होती है, तथा जो आयतन है, आयतन इसको हम कैपिटल बी से नोट करेंगे और इसकी जो इकाई है वह क्या है, मीटर क्यूब है। तो हो जाएगा हमारा अपेक्षिक भार बराबर किलोग्राम बल बटे मीटर क्यूब, यानी कि kgf अपान एम क्यूब। यह हो गया हमारा क्या, अपेक्षिक भार। अब हम देखेंगे कि अपेक्षिक यानी कि जो अपेक्षिक या फिर इसको कहें कि विशिष्ट गुरुत्व या फिर अपेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो किसी पदार्थ के अपेक्षिक भार तथा किसी मानक पदार्थ के अपेक्षिक भार के अनुपात को हम क्या कहेंगे, उस पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। जैसे कि कोई द्रव है, उस द्रव के लिए जो मानक पदार्थ होगा वह 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी, तथा जो गैस होती है उसके लिए जो मानक पदार्थ होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन या फिर कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड रहित वायु के लिए होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, द्रव का जो अपेक्षिक घनत्व होगा वह हो जाएगा हमारा, द्रव का अपेक्षिक घनत्व बराबर द्रव का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का घनत्व। और 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का घनत्व होता है हमारा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
ये होता है मीटर क्यूब। यह होता है क्या? 4 डिग्री सेल्सियस शुद्ध जल पर जल का भार। तो इसको हम इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, रो द्रव अपान रो डैश शुद्ध जल, यानी कि तरल जो द्रव है उसका घनत्व बटे शुद्ध जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब हम देखेंगे कि जो आपेक्षिक भार है उसको हम कैसे नोट करेंगे। तो द्रव का आपेक्षिक भार बटे 4 डिग्री सेल्सियस शुद्ध पानी का आपेक्षिक भार, यह हो गया हमारा आपेक्षिक घनत्व। अब हम देखेंगे कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व कैसे हम डिनोट करेंगे। तो द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व होगा वह डब्लू भार, यानी कि द्रव का आपेक्षिक भार अपान डब्लू शुद्ध पानी यानी जल। तो क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस शुद्ध पानी का आपेक्षिक भार हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपेक्षिक आयतन क्या होता है। आपेक्षिक आयतन किसे कहेंगे? तो आपेक्षिक आयतन यही प्रणाली में साधारणतः तरल की जो इकाई सन्निहित का जो आयतन है उसको आपेक्षिक आयतन या फिर विशिष्ट आयतन कहते हैं। यानी कि जो आपेक्षिक आयतन होता है वह ऐसा प्रणाली में साधारणतः क्या होता है कि तरल की जो इकाई होगी वह इकाई सन्निहित यानी मास का आयतन उसका आपेक्षिक आयतन या फिर विशिष्ट आयतन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विशिष्ट आयतन क्या हो जाएगा? तो विशिष्ट आयतन कैपिटल स्मॉल v बराबर कैपिटल V अपान m होगा, और आयतन का जो इकाई होता है वह मीटर क्यूब होता है और मास का इकाई क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो इसलिए इसकी जो इकाई हो जाएगी वह मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम हो जाएगी। यानी कि जो विशिष्ट आयतन होता है वह क्या होता है? घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसलिए विशिष्ट आयतन का जो इकाई होगा वह मीटर क्यूब अपान किलोग्राम होता है और घनत्व का जो इकाई आयतन होता है वह किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल v बराबर 1 अपान रो। ये हो गया हमारा विशिष्ट आयतन। अब MKS प्रणाली में देखेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि आपेक्षिक आयतन बराबर क्या होता है? मीटर क्यूब अपान किलोग्राम बल हो गया, और आपेक्षिक भार बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल w क्या है? यहाँ पर आपेक्षिक भार है, और जो कैपिटल W है वह क्या है? आयतन का भार है, और जो V है कैपिटल V वह क्या है? तरल का आयतन है। तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आपेक्षिक भार MKS प्रणाली में। तो आपेक्षिक भार बराबर क्या हो जाएगा? आपेक्षिक भार बराबर हो जाएगा हमारा 1 अपान आपेक्षिक घनत्व, यानी कि इस प्रकार भी हम इसको कह सकते हैं कि आपेक्षिक घनत्व बराबर हो जाएगा हमारा 1 बटे आपेक्षिक भार के। अब हम देखेंगे कि संपीड़ितता किसे कहते हैं। तो संपीड़ितता क्या है कि संपीड़ितता सभी तरल क्या होते हैं? दाब लगाने पर कुछ न कुछ अवश्य दबते हैं। यानी कि कोई तरल है, उस तरल पर अगर दाब लगाएंगे तो वह अवश्य कुछ न कुछ दबेंगे, और तरल का यह गुण क्या होता है जिसके कारण बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है, जिसे संपीड़ितता कहेंगे। यानी कि कोई लिक्विड है, उस लिक्विड पर कोई बाह्य बल लगाएंगे, उसके बाह्य बल लगाने से आयतन में परिवर्तन होने लगता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? संपीड़ितता कहते हैं। अब अगला है कि श्यानता किसे कहते हैं। तो जो श्यानता है वह क्या है कि कोई तरल अनेक पतली परतों से बना हुआ है, या इसको हम कहेंगे कि माना जाता है, और किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक परत का दूसरी परत पर फिसलने में विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। यानी कि कोई तरल है, वह तरल 2 पट्टियों में बटी हुई है, उन तरलों के एक परत से दूसरे परत पर फिसलने के जो विरोध होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। अब हम देखेंगे कि निरपेक्ष या फिर शुद्ध गति की श्यानता किसे कहते हैं। तो निरपेक्ष या फिर शुद्ध गति की श्यानता यह क्या होती है? निरपेक्ष या शुद्ध गति की श्यानता तो द्रव इंजीनियरिंग में द्रव की श्यानता सामान्यतः निरपेक्ष गति की श्यानता द्वारा जानी जाती है, और इसे गतिमीय श्यानता भी कहते हैं। यानी कि निरपेक्ष जो श्यानता है या फिर शुद्ध गति की श्यानता है वह क्या है? द्रव इंजीनियरिंग में द्रव की श्यानता सामान्यतः निरपेक्ष गति की श्यानता द्वारा क्या होती है? मापी जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? गतिकीय श्यानता कहते हैं।
अगला है कि निरपेक्ष गति की श्यानता। निरपेक्ष गति की श्यानता को हमने किससे डिनोट किया है? हमने स्मॉल वी से डिनोट किया है। स्मॉल वी बराबर हो जाएगा म्यू अपान रो। यहाँ पर ये पी नहीं है, यहाँ पर ये रो है, तो म्यू बराबर हो जाएगा म्यू अपान रो बराबर हो जाएगा वी के, यानी कि जो वी है वह निरपेक्ष गति की श्यानता है और जो यहाँ पर म्यू है वो क्या है? यह द्रव की परम श्यानता है और जो यहाँ पर रो है वह क्या है? द्रव की संहति घनत्व है, यानी कि द्रव का मास डेंसिटी है जो रो है। अब हम इसकी इकाई देखेंगे कि निरपेक्ष गति की श्यानता की इकाई क्या होती है। तो म्यू की जो इकाई होती है वह न्यूटन सेकेंड अपान मीटर होती है और जो घनत्व होती है वह क्या होती है? इसकी इकाई किलोग्राम अपान मीटर क्यूब। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड। तो ये क्या होगा? ये हो गया हमारा निरपेक्ष गति की श्यानता। अब हम देखेंगे कि जो गतिशील परम श्यानता है वह क्या है, यानी कि गतिशील परम श्यानता क्या होगी? तो गतिशील श्यानता क्या होती है? तरल के प्रभाव के आंतरिक प्रतिरोध की माप होती है, यानी कि जो गतिशील श्यानता है वह क्या है? तरल के प्रवाह के लिए आंतरिक प्रतिरोध की माप होती है और इसे प्रायः म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? इसको म्यू से प्रदर्शित करेंगे और इसका जो एसआई मात्रक होगा वह क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि जो गतिशील श्यानता है उसकी एसआई प्रणाली में इकाई क्या होगी? न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि जो पृष्ठ तनाव यानी कि तल तनाव है वह क्या है? तो पृष्ठ तनाव जो होता है किसी द्रव तथा गैस या एक द्रव और दूसरे द्रव के संपर्क सतहों में खिंचाव या फिर तनाव होता है, अर्थात यह कहे कि तनी हुई होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे देखेंगे कि केशकात क्या है? तो केशकात जो है केशकात एक ऐसी क्रिया जिसमें द्रव अपने अपेक्षित गुरुत्व के अनुसार, यानी कि एक ऐसी क्रिया जिसमें जो द्रव है वह अपने अपेक्षित गुरुत्व के अनुसार एक कम व्यास की कांच नली में अपने तथा सामान्य स्तर से ऊपर या नीचे हो जाती है। तो क्या होती है? यह द्रव कणों के आसंजन तथा संसंजन के प्रभाव के कारण होती है। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नली है और यहाँ पर ये जो द्रव होगा वो इस तरीके से ऊपर उठाई देगा। तो ये जो ऊपर उठाई देगा या फिर इस तरीके नली से ये इस तरीके से नीचे दिखाई देगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं क्या? केशकातो। इसी को हम कहेंगे केशकातो। और ये किसके कारण होता है? यह संसंजन तथा असंजन के जो बल है उनके कारण यह होता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।